जुनेद तो आता थोड़ा लेट में। ओके चलो फिर तो क्लास स्टार्ट करें। ओके सो रही है वो, तुम्हें बहुत पता है। अच्छा चलो तो फिर डेज इंपॉर्टेंट है अभी। एक स्फीयर एक्स जो आपकी नासा है, नासा ने अभी एक मिशन लॉन्च करा है स्फीयर एक्स। स्फीयर एक्स मिशन ये है कि जनरली नासा इस मिशन के तहत जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर फेनोमेनन होते हैं उसको जस्ट प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब एक स्काई के अंदर जितने प्रिडिक्शंस होते हैं उसको पता लगाने के लिए नासा अपनी एक सैटेलाइट इस तरीके से लॉन्च करने वाली है। ठीक है, 2024 तक का मिशन है स्फीयर एक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये न्यूज है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से करंट से रिलेटेड, कहो तो पूछूं, जो पेपर में भी आने वाला है आपके। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, विंड सबसे लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्लांट कहां खुलने वाला है, जहां से एनर्जी, मतलब एक एनर्जी आपकी फॉर्मेशन होगी या एनर्जी आपकी स्टोर करी जाएगी, वो सबसे ज्यादा किस देश में खुलने वाला है, किस कंट्री के अंदर ही खुलने वाला है? अभी नहीं, 2030 तक ओपन होगा ये। किस देश के अंदर ऐसा होने वाला है? अच्छी करंट अफेयर्स में, और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया नो, हिंट दूं, सियोल उसकी वो है करेंसी, और सियोल उसकी कैपिटल है। नॉर्थ, ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, रिया यू आर राइट। साउथ कोरिया इज द नेम ऑफ दैट कंट्री। ये पता क्यों हो रहा है? ये आजकल इसलिए हो रहा है, जैसे आपको पता होगा कार्बन न्यूट्रल बनाना है। कार्बन न्यूट्रल के बारे में जानते हो? तो मतलब कार्बन फ्री चीजों का यूज करके हम एनर्जी को प्रोडक्शन करेंगे। मतलब 2050 तक बोला गया है, 2050 तक अपने जितने भी कंट्रीज हैं उसको क्या करेंगे। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यशिका। सर मेरे को कुछ बोलना था। क्या बोलना था? सर जैसे कि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं एंड बैंकिंग भी, तो सर उसमें ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। मतलब 12 अक्टूबर का बैच है, 7 दिसंबर है, 8 जनवरी है एंड अब जो 2 फेब है वो भी। सर मतलब 40 स्टूडेंट्स तो मिनिमम है उसमें, और फिर उससे ज्यादा भी। सर उस दिन करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी तो उसमें इतनी डिस्टर्ब, सर हमारा तो नेट ठीक ही है पर वही है पोर्टल इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, फिर सबके माइक्रोफोन्स। हाँ सर, यशिका एकदम सही कह रही है, एकदम सही कह रही है वो। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने दोनों क्लासेस ली थी सर। करंट अफेयर्स की तो मैंने बीच में छोड़ दी बिकॉज खुद समझ नहीं आ रहा था ना, आपकी आवाज आ रही थी और जो बाकी बच्चों के माइक्रोफोन्स ऑन थे उनकी इतनी आवाज थी। एक्चुअली बता दूं आपको, उस दिन जो था ना, एक्चुअली में उस दिन जो सैटरडे को क्लास थी, उस दिन बजट की क्लास लगी हुई थी। एक्चुअली में जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ऑनलाइन उनका लाइव बजट चल रहा था। नो सर, सुबह वाली जो क्लास हुई थी वो तो करंट अफेयर्स की थी। और सर बैंकिंग अवेयरनेस की जितने लोग पोर्टल में होते हैं क्लास में उतना लोड बढ़ता है और नहीं आता है, सबको हैंग होता है सबका। सर हमें स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया था हमें तभी बताया गया था कि मिनिमम बैच में 20 to 25 स्टूडेंट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बट सर ये क्लासेस हैं, इनमें 40 मैंने आपको बोला, इतनी तो मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ है। और सर इस बारे में मैं नहीं बोल रही, एक दो फ्रेंड्स और हैं, उन्होंने रोमा मैम से बात करी है, मोहित सर से भी कहा है। और सर आपकी क्लासेस 2 होती हैं तो मेरा आपको बोलना भी बनता था। सर इसमें टीचर्स की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बिकॉज उन्हें तो जो बताएंगे वो तो वैसे ही पढ़ाएंगे। बट सर जब समझ ही नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे सर? इतना एसएससी की क्लास होती है, मैथ्स की उसमें भी सेम। सर मैं बताती हूँ, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन की क्लास थी, 15 मिनट का टॉपिक था सर, 1 घंटा लगा उस क्लास में। सर कोई फ्रूटफुल नहीं होता फिर लाइव क्लास लेना, एंड रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सर फिर कितना ही स्पीड में चलाएं या कितना ही आगे कर ले। तो सर आप थोड़ा बोलिए कि बैचेस 2 बना लीजिए, मतलब जैसे 2 बैच तो सर फिर भी ठीक है कि 12 अक्टूबर के भी बिकॉज कम बच्चे आते हैं, 7 दिसंबर। बट सर उसमें 18 जनवरी भी है, 2 फेब भी है, सो इतने बच्चे हो जाते हैं। वो फिर पता क्या होता है, हेक्टिक थोड़ा सा हमारे लिए भी हो जाता है चीज को हैंडल करना, मैनेज करना। क्योंकि आप इधर कोई बोल रहा किसी का सिग्नल आ रहा है किसी का नहीं आ रहा, क्लास में यही चलता रहता है। फिर सर वही उस दिन तो कोई क्लास हो रही थी उसमें 60 बच्चे थे और एक सर थे वो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहे थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, और 60 बच्चे थे उसमें और इतना हैंग हो रहा था ना, स्लाइड दिख रहा था ना, उनकी आवाज कट रही थी। तो ये सही में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो हैंग करता है सबका नेट, चाहे फिर नेट अच्छा है ना है।
यशिका कोई बात नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, मैं आई विल टॉक टू मैडम, हमको बोल दूंगा कि हमें ऐसा इशू आ रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपके बैच की प्रॉब्लम नहीं है सर, आप में मैथ्स में जैसे एसएससी के सुबह मोहित सर के क्लास आपने और टीचर्स को भी बोला है ना ये चीजें, उन्होंने बोली है ना? मैंने नहीं बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये चीज बोली है, तो उन्होंने बोला कि तू साइंस वाले सर से एक बार बात करिए। कोई इशू नहीं है, आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो तो है, आपकी बात सही है, वो तो चीजें ये सर तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी बोलता हूं मैम, आफ्टर क्लास आई विल टॉक टू रोमा मैम रिगार्डिंग दिस मैटर, ओके, डोंट वरी। यस सर, प्लीज सर, थैंक यू सर। चलो, क्या बात चल रही थी? कुछ नहीं जुनैद, गुड मॉर्निंग। बस ऐसी बात चल रही थी थोड़ी बहुत, इशू रिगार्डिंग, चलो कोई नहीं। हाँ, तो कार्बन न्यूट्रल फ्री बनाना है आपको 2050 तक पूरे मतलब वर्ल्ड को, तो इस तरीके से ये चीजें करी जा रही है। वी हैव टू स्टोर द एनर्जी, हम एनर्जी को स्टोर करेंगे, हम बेसिकली कार्बन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आज की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज भेजी है, आज देखना आपकी 10 करंट अफेयर्स बनाई है मैंने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर क्लास थोड़ा मैं डिस्कस इसलिए कर लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आपकी बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको बता दें, नॉर्मल आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, सबको पता होगा इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील विद लाइफ। किससे डील करती है? जो हमारी जिंदगी से, जो हमारे जीवन से डील करती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायो मींस लाइफ साइंस, जो लाइफ है, जो आप लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो, मतलब जीवन के अंदर जितने भी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब बेसिकली कहती है बायोलॉजी कहलाती है। शायद आप लोगों को जो लास्ट पीडीएफ आपको मिली होगी तो उसमें बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, ठीक है, उसमें मेंशन्ड है। बेसिकली बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती हैं, ये सबको पता होगा। पहली क्या होती है? बॉटनी, दूसरी होती है जूलॉजी, ठीक है, सबको पता होगा बॉटनी और जूलॉजी होती है। अब बॉटनी कौन सी ब्रांच होती है? बॉटनी वो ब्रांच होती है जो किससे डील करती है? आपकी प्लांट से डील करती है। ऐसी ब्रांच जो किससे डील करे? आपके प्लांट से, जो पौधों से डील करे, वो चीज क्या होती है? बॉटनी कहलाती है, ठीक, वो उसमें भी मेंशन्ड है, ठीक है। और जो बेस इसके जो फादर होते हैं, क्योंकि क्या होता है जल्दी फादर से पूछ ले जाते हैं, इसके जो फादर हैं जिन्होंने बॉटनी का नाम बताया था या बॉटनी के बारे में बताया था कि ये जो होती है पेड़ पौधों से या प्लांट से रिलेटेड होती है, तो उनका नाम था थियोक्रेटस। क्या होता है? थियोक्रेटस। अच्छा, आप लोगों में से आईबी का पेपर किसने फिल किया? कौन कौन से स्टूडेंट्स आईबी का फॉर्म फिल करा? अंजलि मैम साइड में की, some students also fill the form of IB from this batch, ठीक है। गलती से मैंने, क्यों ग्रेजुएशन नहीं हुई? यस सर, ओके। तो आईबी का अब शायद आपके पास डेट आई होगी शायद, कल एक दो बच्चे कह रहे थे, रात में मैसेज आया मेरे पास, कह रहे रात में 10 बजे सर मैसेज आया एग्जाम है। ओके सर, मेरा सीए का रिजल्ट आया कल, क्या हुआ ध्रुव? ओके 19 को पेपर आपके अंदर है, ओके, ऑल द बेस्ट। जीएस आने वाली है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा उसके पेपर के अंदर, और लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना। ओके सर, पास, ओके, कांग्रेचुलेशंस ध्रुव, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। ओके ध्रुव, दैट्स गुड। अंदर ध्यान रखिएगा, डिस्कस करेंगे 1-2 दिन पहले रिगार्डिंग आईबी, जो पेपर है आपका, किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, एक कैप्सूल हो जाता तो अच्छा होता। ओके इंद्र, आई विल ट्राई द मैनेज द कैप्सूल। ओके चलो, कैप्सूल में बना दूंगा। और कौन कौन है? चलो कैप्सूल बनाता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, आपने इतना बात किया थी, बन जाएगा कैप्सूल करंट अफेयर्स का। ओके, तो टॉपिक तो वैसे मुझे पता है पेपर में क्या आने वाला है, पेपर तो मैंने ही सेट किया है। ओके चलो, ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं, बता दूंगा मेरे, टेंशन मत लो, टॉपिक पढ़ ले, सारी बातें कर लोगे तुम लोग, अब मुझे टॉपिक पढ़ाने दो, ठीक है। चलो हाँ बता देंगे आदर्श पेपर, टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो, ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस कैप्सूल के अंदर ही मेंशन कर दूंगा। आई विल मेंशन द थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स टेस्ट। ओके, इट्स ओके, आप कैप्सूल पढ़ लेना, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। ओके चलो फिर स्टार्ट, हमने क्या करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में बताया, बॉटनी के फादर बताए। अच्छा, जूलॉजी के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? जू मतलब जानते हो कि एनिमल्स, जू में जाते हो तो आपको क्या मिलता है? एनिमल्स मिलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स स्टडीज, दैट इज जूलॉजी। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर कौन है, इसका पिता कौन है, या इसका जनक कौन है जिन्होंने जूलॉजी के बारे में बताया? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? अरस्तु का नाम जानते हो? हम तो हिंदी में नहीं जानते होंगे,
Aristotle. No, Aristotle. Yes, Aristotle is a father of zoology as well as he is a father of biology also. बायोलॉजी के पिता और जूलॉजी के पिता क्या सेम है, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल, ठीक है। और बॉटनी के पिता कौन है, थियोक्रेटस। तो इट इज क्लियर टू ऑल जो मैंने बताया, प्लीज। इट यशिका क्लियर है, रिया आपको क्लियर है, और जुनेद क्लियर है आपको? जब मैं क्लियर बोलूंगा तो yes, ओके चलो, बेसिक सा मैंने बताया। ये बस कुछ नहीं, क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे वनडे एग्जाम देते हो ना, तो उसमें ये आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसलिए मैंने जल्दी बताया। देखो क्लास, आज जो है सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे सेल। अभी जैसे सीडीएस का पेपर हुआ था, जो संडे को आपका सीडीएस का पेपर हुआ है कंबाइंड डिफेंस सर्विस का, तो उसमें देखा गया है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सेल वाले टॉपिक से आए, ठीक है। सेल वाले टॉपिक से आपकी आए हैं, ध्यान रखना। तो सेल वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या है, सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सेल की स्टडी सब लोग आप जानते हैं, सेल की स्टडी क्या बोलते हैं, सबको दिख रही है पीडीएफ? इट इज विजुअल टू ऑल, ओके, आई थिंक इट इज विजुअल टू ऑल, ठीक, ओके। तो सेल की स्टडी क्या होती है, अब सेल की स्टडी आप लोग जानते हो, सेल की स्टडी क्या होती है, साइटोलॉजी होती है। सबको देखो दिख रहा होगा, सेल की स्टडी क्या होती है हमारी, साइटोलॉजी होती है। क्या देखो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये, जैसे मैंने आपको बताया था एनोलॉजी, जब आप लोग रीजनिंग करते हो तो रीजनिंग के अंदर एनोलॉजी एक टॉपिक आता है। ये एनोलॉजी एक जीएस से रिलेटेड भी है, ये एनोलॉजी आपके साइंस पार्ट से रिलेटेड भी है, और एक किसी सब्जेक्ट से भी हो सकता है इंग्लिश से भी रिलेटेड हो सकता है। तो सेल की स्टडी क्या होती है, साइटोलॉजी होती है। देखो सेल क्या है, सबसे बेसिक यूनिट लाइफ है। देखो हमारे बॉडी की जो सबसे, जितना भी हमारी बॉडी बनी है, अगर सेल्स नहीं होते तो हमारी बॉडी नहीं बन पाती। तो सेल क्या है, सेल इज अ, जैसे दिखाई दे रहा है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक स्ट्रक्चर, उनका एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है शरीर की, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक। क्योंकि जितना सेल्स होगा, सेल्स क्या बहुत छोटी इकाई, जैसे हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एटम होता है सबसे छोटा, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज क्या होती है, सेल होती है। ये चीज लिखी हुई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, वो चीज क्या कहलाती है, सेल कहलाती है, ठीक है। अब सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे कोई बता सकता है सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल? नॉर्मल की बात कर रहा हूं, ह्यूमन सेल की बात नहीं कर रहा। विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल? यशिका वांट्स टू ट्राई, मैंने पहली क्लास में बताया था। और जुनेद, कौन सा? एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। यस, शुतुरमुर्ग का अंडा मतलब ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग बोलते हैं हिंदी में उसको, ऑस्ट्रिच एग। इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग, एग का जो होता है आपका शुतुरमुर्ग का ऑस्ट्रिच एग का अंडा सेल सबसे लार्जेस्ट होता है। यशिका इट इज क्लियर, रिया इट इज क्लियर, इंटरनेट इज क्लियर ना सबको? यस सर। और सबसे छोटा सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल? अमीबा। ओह, अमीबा, पीपीएलओ। पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल आपका, ठीक है, सबसे छोटा होता है। प्लोरो निमोनिया सेल्स बोलते हैं इसको, पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है आपकी बॉडी का, या बैक्टीरिया भी कह सकते हो उसको, एक तरीके से बैक्टीरिया होता है आपके जो सबसे छोटा। ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? ये आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं आकाश, इट इज फाउंड इन बैक्टीरियाज, ठीक है। जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें आपको मौजूद होता है आपके, ठीक है। ओके, पढ़ेंगे अभी डिटेल में। माइकोप्लाज्म भी कह सकते हो उसको, दूसरा नाम इसको माइकोप्लाज्म भी कहते हैं, सही है, माइकोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, अच्छा सेम है, सेम ही है, माइकोप्लाज्म भी यही है, पीपीएलओ भी कहते हैं, इसका 2 नाम है अलग अलग, ठीक है, उसी के नाम से बना है, ठीक है। माइकोप्लाज्म ये आपका दोनों आएंगे, वैसे माइकोप्लाज्म के नाम से आता है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। दोनों में से एक आएगा, आपको एक टिक करना होगा, ऐसा नहीं आएगा दोनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, अब आपको पता है सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, सबको पता होगा, ये तो सबको पता है ना, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये आपको दिख रहा होगा, हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल, जिसने सेल की डिस्कवरी करी थी वो आपके रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने असल में स्लाइस एक्सपेरिमेंट करा था, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पेपर में इतना ही पूछा जाएगा कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। वो क्या होते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा प्रोटोप्लाज्म होता है,
प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी? आपकी प्रोकिंजे ने करी थी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं पूछ लिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म भी बताऊंगा कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। अभी प्रोटोप्लाज्म बताऊंगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ क्लास में। चलिए अब पहले आगे बता देता हूँ थोड़ा सा सेल के बारे में। सेल के बारे में आपको समझ में आया बेसिक, सेल की स्टडी क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल थ्योरी किसने दी? देखो सेल थ्योरी किसने दी? आपकी शेल्डन एंड श्वान ने। मतलब दीज आर, मतलब क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि सेल थ्योरी या जो आपकी कोशिका का अध्ययन है या कोशिका का जितना भी थ्योरी है या इसके बारे में जिसके बारे में बताया, वो किसने बताया? हमारे वो शेल्डन एंड श्वान ने बताया। शेल्डन श्वान इज द नेम ऑफ ए पर्सन who give the cell theory। अब ईयर नहीं पूछेगा कि आपसे ईयर है, मैंने केवल मेंशन करा है बताने के लिए, लेकिन ईयर आपसे नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा किसने बोला। अब सेल थ्योरी में बोला क्या इन्होंने बोला सेल इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। क्या बोला? सबसे पहला, अब ये पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे आपको, अब ये पॉइंट्स लिखे आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ये पॉइंट्स किससे रिलेटेड है या ये पॉइंट्स किसने दिए थे। इस तरीके से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जल्दी, और किसी तरीके का फॉर्म नहीं पूछना। याद भी रख लो, कोई बात नहीं, बेस ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है सेल थ्योरी किसने दी थी, दैट्स इट, डायरेक्ट पूछता है कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट। इन्होंने बताया सेल इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। जैसे एटम बोला था कि इंडिपेंडेंट यूनिट, वैसे सेल का एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, ओके। उसके बाद क्या, ऑल लिविंग थिंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब जितने भी हम लोग हैं, हम लोग लिविंग थिंग है, ठीक है। जितनी भी जीवित चीज है जो मतलब जिसमें जान होती है, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग। जो मूव कर सकती है, रेस्पायर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो लिविंग थिंग होते हैं। वो किससे बने के होते हैं? सेल से बने के होते हैं। मतलब हमारी बॉडी क्या है, बेसिकली सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं सेल, एक जैसे क्या होते हैं, ये बोला ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपको पता है एक सेल से दूसरा सेल बनता है। आपको जैसे पता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता है जब दो सेल आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज करने से एक नया गैमीट्स बनता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर जो नए सेल्स बनते हैं, अगर नए सेल्स क्या बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। जैसे आपको पता होगा पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं, पता होगा ना, इस तरीके से डिवीजन होता है सेल्स का। मतलब जो नए सेल फॉर्मेशन होते हैं वो प्रीवियस जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो प्रीवियस सेल्स होते हैं उनसे सेल्स बनते हैं। मतलब ये सेल थ्योरी है। मतलब दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, these are the basic points of cells which is given by the Sheldon and Schwann under the cell theory, okay। ये पॉइंट्स हैं और आपके ऐसा था कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट छोड़ भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो सेल थ्योरी समझ में आया आपको, बेसिक सी चीज, इट इज क्लियर टू ऑल। मेन पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी किस पर्सन ने दी और सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल होता क्या है। अब देखो क्लास, हम अंदर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। देखो आपको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ कि ये कैसे चीजें हुई आगे जाके। देखिए सेल को असल में क्या रखा गया, जैसे एटम को जैसे तोड़ा गया, जब एटम को तोड़ा गया तो देखा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा गया। अब क्या हुआ, जब सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, असल में जब सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, तो जब माइक्रोस्कोप, आपको पता ही है माइक्रोस्कोप क्या करता है, कोई भी छोटी चीज की जो इमेज होती है उसकी एनलार्ज इमेज बनाता है। मतलब उसका जो विस्तार, एक प्रतिबिंब बनता है, उसको बताने का काम किसका होता है, आपके बेसिकली माइक्रोस्कोप का होता है, बड़ी इमेज बताना। अब जब सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, बैक्टीरिया की भी खोज इन्होंने करी थी, जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने देखा कि सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती है सेल के अंदर, और उन्हीं चीज को, सेल के अंदर जो चीज पाई जाती है उन्हीं चीज को उसने नाम दिया सेल ऑर्गेनेल्स का। क्या नाम दिया क्लास? सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारे बॉडी में शरीर के अंग होते हैं, जैसे किडनी, पेनक्रियास, ठीक है, होता है स्टमक, ये क्या होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑर्गन, ठीक है, बॉडी ऑर्गन होते हैं। उसी तरीके से सेल के भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, या सेल के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो यशिका, इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज ऑर्गेनेल? ऑर्गेनेल इज अ पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ओके। इट इज क्लियर यशिका? आई थिंक इट इज क्लियर होगा, मैंने बहुत बेसिक से चीज समझाई। मतलब ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, तो उसके बेसिस से ये ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन या जो सेल के अंदर पाई जाती है इसकी डेफिनेशन हमारे सामने आई। इट इज क्लियर ना? ओके, चलो फिर अब क्लास क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास क्या होता है, सेल के टाइप्स होता है,
मतलब सेल्स के क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में तो सेल के टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स को भी क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे क्लासिफिकेशंस होते हैं ना, जैसे किसी की बीच में सब बताना है, अगर इसके बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो इसके टाइप्स ये होते हैं सेल के, अगर इसके बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो इसके टाइप्स ये होते हैं। अब क्लास के होते हैं, अगर हम क्लासिफाई करते हैं सेल को किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे। देखो आपको बता दूं, न्यूक्लियस सेल की जान है, इट्स अ सोल ऑफ द सेल। आपको पहले बता दूं, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस काम करना बंद कर देगा तो सेल डेड हो जाएगा, समझ लीजिए, सेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा। जान है, जैसे सोल होता है, जैसे हमारे बॉडी का सोल है ना, आत्मा होती है, उसी तरीके से एक सेल की जो जान है, जो आत्मा है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, सेंट्रल पार्ट होता है आपके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियस जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है, द एक्टिविटीज परफॉर्म इनसाइड द सेल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट इज सेंट्रल पार्ट। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेंट्रल पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आपने जितना भी चीजें सुना होगा, डीएनए, आरएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये सब चीज न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, दीज ऑल आर थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से ही होती हैं चीजें। अगर हम न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को डिवाइड करेंगे तो हमारे सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये सुना होगा शायद आप लोगों ने, बचपन में सुना है ना सबने। रिया, इट इज क्लियर टू यू इंद्रनील, आपने यशिका इसका नाम सुना है कुछ, यूकैरियोटिक? यस बचपन में सुना होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है ना बहुत रफ होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है एक प्रॉपर शेप नहीं होता, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड होता है कह सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोस सेल्स, यहाँ लिखा है ना, इट इज सिंपल एंड प्रिमिटिव। सिंपल एंड प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब एक प्रॉपर शेप नहीं होती, मतलब इसकी जो होती है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है उसकी शेप नहीं होता, बहुत एक मतलब इरेगुलर शेप होता है, मतलब एक अंडर डेवलप्ड शेप होता है। बट यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है। तो हम लोग जो आते हैं, हम लोग यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब जानते हैं ना, मतलब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो हम लोग किसके अंदर आएंगे, हम लोग यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे, क्योंकि हम लोग यूनिसेलुलर नहीं है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, जनरली को एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ में, यस तो ऐसा भी तो है ना कि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ यस, ये भी कह सकते हो, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है आपके, हाँ सेलुलर इन नेचर है। और यूकैरियोटिक क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ये क्या होता है आपके, मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल्स, सेलुलर के नाम से सेल, और मल्टी मतलब एक से ज्यादा सेल, बहुत ज्यादा, मतलब जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, यू आर अनएबल टू काउंट दैट सेल्स, ओके। अब क्या होता है, इसका क्या होता है, अगला पॉइंट देखो, आपको लग रहा है न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोकैरियोटिक में, बट इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इंद्रनील, यू हैव सम डाउट बिकॉज़ यू आर टाइपिंग समथिंग, आई थिंक आप कुछ पूछना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड में, आप पूछ नहीं पा रहे। नो सर, ओके ओके, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस, आदर्श किसमें, प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में जस्ट अमीबा लाइक शेप होता है, जैसे अमीबा लाइक शेप होता है ना, मतलब इरेगुलर शेप, मतलब शेप ही नहीं है इस तरीके से, शेप लाइक होता है। न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड होता है, बहुत मतलब पर्टिकुलर एक शेप नहीं है, यू कैन नॉट डिटरमाइन द पर्टिकुलर शेप ऑफ न्यूक्लियोटिक, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें जनरली आपकी न्यूक्लियाइड होता है, सर्कुलर शेप होता है आपका प्रॉपर, मतलब एक स्फीयर टाइप शेप होता है अगर यूकैरियोटिक की बात करी जाए, ठीक है। ऐसा कुछ शेप करके नहीं पूछेगा आपसे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब क्या होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल डिवीजन। अब आप क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जब इसमें सेल ही नहीं है, सिंगुलर एक यूनिसेलुलर है, तो इसमें सेल डिवीजन क्या होता है, इजीली नहीं हो पाता। बट आपके जो यूकैरियोटिक होते हैं, हम लोग आपके यूकैरियोटिक है ना, हम लोग क्या आते हैं, हम लोग किस कैटेगरी में है, एनिमल सेल, प्लांट सेल इज अ एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एग्जांपल लिख लीजिएगा यूकैरियोटिक के, ठीक है। यूकैरियोटिक के एग्जांपल कौन हो जाएगा, प्लांट सेल्स, जानते होंगे बचपन में खूब डिफरेंस बना होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल इज एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आप देखते हो ना, एनिमल सेल से हम लोग क्या, एक एनिमल है, हम लोग बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। आपके हम लोग एक सोशल एनिमल है, तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, हम लोग एक एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। हमने आपने देखा होगा हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम से डीएनए, आरएनए, जीन्स बनते हैं, फिर एक नई स्पीसीज बनती है, तो ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ऐसा तो सुना होगा आप लोगों ने। इसके एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन कई बार आता है, आपने नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी,
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है तो प्लीज रिटन इन योर नोटबुक। कुछ चीजें मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें अलग से होते हैं। यू प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल लिख लेना, और यशिका लिख लेना, ध्रुव लिख लीजिएगा, और आदर्श लिख लीजिएगा, इंद्रनील लिख लीजिएगा, और रिया लिख लीजिएगा, ठीक है, सब लोग लिख लीजिएगा। तो यू प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल, इसको बोलते हैं हरे नीले शैवाल हिंदी में, ठीक है। शैवाल वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एल्गीज आर दोस, these are autotrophs are those who make their own foods, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है, कई बार एसएससी ने पूछा, हो सकता है आईबी के पेपर में भी आ जाए, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, द सेकंड नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज साइनोबैक्टीरिया, दीस आर द यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इट इज क्लियर टू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग व्हाट इज सेल, सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। सेल का डिवीजन न्यूक्लियस के बेसिस पे, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों के क्या एग्जाम्पल होते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल। मैंने बहुत ज्यादा तेज नहीं पढ़ाया और बहुत आसानी से समझाया चीज आपको, बहुत, अगर आप नोट्स को पढ़ोगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में लिखा है। मेरा काम बेसिकली समझाना, मैं नोट्स पे ज्यादा ध्यान देता भी नहीं हूँ, पहली बात तो मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्या होते हैं, देखो आप लोगों ने क्या होगा, यशिका क्लियर है, स्पीड तो ज्यादा नहीं है, अब शायद समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, मेरे को कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन पकड़ लोगे एक बार आप लोग, ठीक है। चलो फिर, ओके चलो फिर। देवो प्रिय तो ऐसे गायब हुआ कि उस दिन ऐसे अंडरस्टैंड कर रहा था कि उसके बाद तो क्लास में ही नहीं आया, लग रहा वहीं से बैठे बैठे अंडरस्टैंड कर रहा है मेरे को, क्या हो गया उसको बेचारे को। सर एक्चुअली उनके ना ब्रदर आए हैं, मतलब बताया था ना उन्होंने, वो बाहर रहते हैं उनके ब्रदर, तो मैं भी इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हाँ सर, बिकॉज मैंने भी डाउट भेजा था कुछ उससे, तो फिर उसने देखा नहीं, तो मुझे यही लगता है कि इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा, यशिका आज ज्यादा मजे में नहीं लग रही है आज, क्या मतलब मजे में, क्या पूछने के चाह रहे हैं, देखना सर, मतलब आ गए मेरे पर बात आ गई, मतलब अरे आप एक्टिव स्टूडेंट हो क्लास के। अच्छा अब देखो आपने क्या होते हैं, अब आपके क्या होता है, चलो पढ़ लो इंद्रनील, ठीक है। अब आपके क्या होते हैं, अगर आप सेलुलर की बेसिस में बात करते हैं, मतलब एनिमल सेल, प्लांट सेल सबको पता होगा, जानते होंगे बेसिक सा, एनिमल सेल प्लांट सेल के बारे में जानते हैं ना, बचपन में खूब डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने कि प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम आता था 10th क्लास में, कुछ इस तरीके का डायग्राम। कौन भाई, ओके ओके, कोई नहीं, ध्रुव पढ़ लो, तुम लोग बातें अपने में बहुत करते हो, पढ़ लो यार, पढ़ लो, ठीक है, बाद में बात करते रहना अपना, ठीक है। चलो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, अच्छा अच्छा वो परेशान कर रहे हैं, वो भी तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है ध्रुव, पढ़ लो, वो मजाक कर रहा है केवल, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं, पढ़ लो, अरे पढ़ लो यार, चलो ठीक है। प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है, बहुत परेशान करते हैं तुमको। सेल, प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल वो होते हैं जिसमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि एनिमल सेल में क्या चीज एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में क्या चीज प्रेजेंट होती है, ये पता होगा आप लोगों को, आई थिंक सो। कई बार पेपर में आता है कि इन एनिमल सेल विच थिंग्स इज एब्सेंट या विच सेल ऑर्गन इज एब्सेंट, तो आपके एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, हमारे बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति बोलते हैं। आपको हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। आपका क्या होता है, प्लांट सेल लार्जर इन साइज होता है, मतलब इसका जो साइज होता है प्लांट सेल का एनिमल से कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज होता है। अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, देखो क्या होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंस होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं आप जानते होंगे, ये क्या होते हैं, प्लास्टिड जनरली जो प्लांट होते हैं अपना खाना बनाते हैं, मतलब प्लास्टिड्स के अंदर क्या आते हैं, क्लोरोफिल, नाम सुना होगा, क्लोरोफिल, जो पौधे आपको हरे दिखाई पड़ते हैं, पौधे आपको रंगीन दिखाई पड़ते हैं, पौधे आपको कलरलेस भी दिखाई पड़ते हैं, तो इसके अंदर तो क्या प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स, तो ये कैसे होता है, ये प्लास्टिड्स के कारण से होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते ना, वी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स, बिकॉज क्या है, हम लोग एक हेटेरोट्रॉप्स हैं, वी आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड्स ऑन अदर।
हम लोग डिपेंड्स हैं किस पे, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है, वी डिपेंड्स अपॉन प्लांट। प्लांट्स पे डिपेंड है कैसे, क्योंकि प्लांट्स में जब बेसिकली जब प्रोसेसेस होते हैं तो प्लांट से क्या होती है, हमें सब्जियां, टमाटो, पोटैटो और ये सब जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स होती है बेसिकली वो हम लोग को मिलती हैं, और उन्हीं का यूज करके या ग्रेन्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। बनाते हैं मतलब इन द सेंस कुकिंग करते हैं, वी हैव टू डूइंग कुकिंग। बनाने का मतलब ये नहीं होता, बनाने का मतलब ये चीज कहलाती है कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। यस आदर्श, यू आर राइट। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल करना मतलब फोटोसिंथेसिस कहलाता है। मैं समझाऊंगा चीजें, शायद समझा भी चुका हूं आपको, मेरे को लगता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल होता है आपके एनिमल्स, आपके प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, जल्दी स्टोर पर्पस से यूज करा जाता है। अभी पहले समझो, अभी डिफरेंस दिखाऊंगा, ये डिफरेंस आपको प्लांट डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, आपके वैक्यूल छोटा साइज होता है। अच्छा, एनिमल्स प्लांट सेल्स के अंदर जो फूड होता है, फूड जो होता है वो फूड स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है प्लांट सेल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो फूड होता है, जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, वसा की फॉर्म में होता है, और स्टार्च, ठीक है। जितने भी हमारे अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, आपके ग्लाइकोजन, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर टू नो, क्लियर टू यू व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये समझ में आया यशिका, ऋतिका? थोड़ा तेज तो नहीं गया मैं, थोड़ा सा तेज गया मुझे ऐसा लगा, यशिका को लगा। नो क्लियर सर, ओके सर, क्लियर, ओके। यस इंद्रेन सर, प्लांट में सिर्फ स्टार्च नहीं होता? किसमें प्लांट में फैट होता है क्या? हाँ फैट होता है सर, उसमें फैट होता है आपके, उसमें आपके फैट, जब आपको हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो ये चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे तो स्टार्च के नाम से आता है लेकिन फैट होता है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, ठीक है, लिटिल बिट होता है आपका फैट। स्टार्च ज्यादा होता है अमाउंट में, फैट थोड़ा लिटिल बिट होता है। तो हमारे बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में, उनकी बॉडी में स्टार्च और फूड में। बेसिक डिफरेंस। आप सेल वॉल वाला ध्यान रखना, मुझे लग रहा है सेल वॉल वाला पेपर में आएगा आपके, ये जनरली बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सी थिंग जो होती है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। कई बार ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में देखा गया है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब इसके डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। अब इसके देखो डायग्राम को देखते हैं, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, देखो दिखाई दे रहा है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इट इज विजिबल टू ऑल? यस सर, दिख रहा है। अब देखो मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी लेकिन कोई डायग्राम बड़ा है, मैं आप समझाता हूँ, देखो सुनते रहना, ठीक है, फटाफट देखो। अब आपको दिख रहा होगा ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं बेसिकली, जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, पहले एक बार डायग्राम देख लो सब लोग, मैं बता दूं। देखो सेल की ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज सेल वॉल, देखो ये चीज सेल वॉल होती है, ये चीज जो होती है सेल वॉल होती है। जैसे हमारे घर के अंदर वॉल होती है ना, सेल वॉल क्या होती है, जल्दी इसको प्रोटेक्शन देती है, मतलब सेल को, प्लांट सेल को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये चीज जो दिख रही है, ये चीज क्या होती है, ये सब सेल वॉल होती है। दीज आर द सेल वॉल्स, दीज क्या होती है, सेल वॉल्स होती है। अब सेल वॉल्स की जो कवरिंग होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाली लेयर, ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा, अगर आपसे पूछा जाए, सेल जो होता है, सेल की आउटर कवरिंग, जो सेल होता है, जैसे ये सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन आगे लिखी हुई होगी, ऐसा मत टेंशन मत लो। ये क्या होता है आपका, सेल मेम्ब्रेन होता है। मतलब आपकी जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कि सेल की आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों उसके दो नाम होते हैं, तो इसको बोला जाता है। अब क्या होता है, अब ये आपको जो बीच में फ्लूइड सा दिखाई पड़ रहा है, मुझे बताते जाना बस, क्योंकि मैं चैट नहीं पढ़ सकता इस समय आपकी। तो ये जो फ्लूइड बीच में दिखाई पड़ रहा है, जो हरा हरा फ्लूइड दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लूइड पता क्या होता है, ये फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपको जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो आपके फ्लूइड बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब एक जेल टाइप का होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे जेल होता है ना, जैसे आपने देखा होगा हेयर जेल होता है, नॉर्मल आपके जेल होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, जेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके, ठीक है। और ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियस, सेंट्रल वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है? ये सब आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये क्या है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है? आपके सेल वॉल, ये सब क्या है? ये एक तरीके के ऑर्गेनेल्स हैं। दीज आर द ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का डायग्राम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल का शेप कैसा होता है, तो आप बताओगे प्लांट सेल का शेप कैसा होता है? ठीक है, हाँ, प्लांट सेल का शेप कैसा होता है? आपके रेक्टेंगुलर शेप होता है। प्लांट सेल कैसे शेप में होता है? आपके रेक्टेंगुलर शेप होता है। हालांकि आपको रेक्टेंगुलर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इट इज प्लांट सेल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट है, इनके कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, और यही फंक्शंस हमें पढ़ने हैं आपके। ठीक है सर, ये सेल वॉल के अंडर रहेगा ना? यस आदर्श, इस सेल वॉल के, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके जुनेद, एनी डाउट? ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होता है आपके प्लांट सेल का। अब हम देखते हैं, यहां तक क्लियर है? अभी सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा रीजॉइन करा, ओके जुनेद, कोई बात नहीं। तो इसके सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। राइबोसोम्स के क्या फंक्शन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन होते हैं, लाइसोसोम के क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब ऐसे करके फंक्शंस पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्या होते हैं, डेफिनेशंस आती है और ये पूछता है कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल इसको परफॉर्म करता है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इट इज क्लियर टू ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। It is very 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 important. मतलब अगर if you are preparing for any defense examination, whether it is your CAPF, whether it is your CDS or a railway exams, definitely एक से तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पेपर में इस टॉपिक से आते हैं। तो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक पे मैंने तभी इसलिए उठाया क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब ये सब आपने डायग्राम देख लिया। अब ये क्या होता है? एनिमल सेल का डायग्राम। अब क्या होगा, कभी कभी चीज पूछ ली जाती है कि कौन सी चीज किसमें प्रेजेंट होती है, कौन सी चीज किसमें एब्सेंट होती है। अब क्या होता है, जो आपके सर्कुलर इन शेप होता है, जो आपका एनिमल शेप सेल होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, जो बीच में क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस होता है इसके, और इसके बीच में भी क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आपके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपैरेटस इसमें भी होता है। देखो उसमें सेल वॉल नहीं है, क्या सेल वॉल दिखाई पड़ रही है किसी को? नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन है। मतलब एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। लाइसोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो इट इज क्लियर टू ऑल। पहले डायग्राम आपको दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी हम आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा, देखो कैसे होते हैं, कैसी चीजें नहीं होती। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? शिका, रितिका और ध्रुव और आदर्श, जितने भी लोग ज्वाइन है, यहाँ तक कोई डाउट है आपके तो बता सकते हो। अभी तक मैंने कुछ नहीं एक्सप्लेन करा, आई एम जस्ट शो द डायग्राम, व्हाट्स द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड व्हाट इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, मतलब व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड व्हिच आर द ऑर्गेनेल्स एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। बेसिक आई टीच यू दैट थिंग्स। ओके, मैंने आपको डायग्राम दिखाया और कुछ नहीं समझाया। अब मैं इनकी फंक्शन बताऊंगा कि कैसे ये सेल के अंदर वर्क करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये फंक्शंस पेपर में आते हैं और आपसे पूछा जाता है ये फंक्शन, ये टास्क कौन सा सेल ऑर्गेनल परफॉर्म करता है। दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय the examiner in the exams. Okay, these are the basic question. मतलब ये टॉपिक था बेसिक, और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो आपको मैं टीच करने अब जा रहा हूँ। ठीक है, चलो क्लास, अब आपका देखो तो सेल स्ट्रक्चर, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे आपके, सबसे पहले देखो, मैं जरा स्क्रीन सेट कर लूं थोड़ी सी, एक मिनट, अब सही है, मेरी फोटो दिखनी चाहिए। सेल स्ट्रक्चर, तो सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ द सेल इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। इसमें किस चीज की बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसकी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आप लोगों ने आरओ देखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ आप यूज करते हो, उसमें आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो डिवीजन करती है बेसिकली एक तरीके से। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब आपके जो सेल है, सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे आपका ये सेल हो गया, सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये किस चीज की बनी होती है, ये चीज आपकी बनी हुई होती है किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, और इसी को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, देखो इसका फंक्शन ये होता है, इट कंट्रोल द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बिटवीन द सेल एंड आउटर मीडियम व्हिच इंटरेक्ट विद द सेल। मतलब ये डिसाइड करने का काम करता है कि कौन सी चीज जो आउटर मीडियम से सेल के अंदर आ रही है वो गुड है, मतलब बहुत अच्छी है सेल के लिए, और कौन सी चीज सेल के लिए बेकार है, मतलब ये डिसाइड करने का काम। ठीक है, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, आपके आदर्श। चीज क्लियर? ठीक है, वाटर और, यस वाटर और की बात कर रहा हूं मैं सर। यस सर, वही खराब हुआ पड़ा है। अच्छा, वही खराब हो गया जुनेद, सही करा लो, मैंने भी लगवाया संडे को।
बहुत जरूरी है भाई, पानी बहुत गंदा आता है, जरूरी हो जाता है कि साफ करना, ठीक है। स्क्रीन मैक्सिमाइज नहीं होता क्या सर? क्लियर दिखेगा, मैक्सिमाइज भी हो जाता है, कर दूं क्या? चलो, हिमाचल में तो अच्छा पानी है, नो नीड। हाँ, अपनी चैट अच्छा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो बातें करने लगोगे तो। अब सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने का, ये डिसाइड करने का काम होता है कि कौन सी चीज सेल के लिए क्या है, अच्छी है, और कौन सी चीज क्या है, बुरी है। मतलब इट इज डिसाइडेड बाय द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन which thing is beneficial for the cell and which thing is not. That is a decidable factor by the plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बाद, अब जब सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है आपके, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है इस तरीके का, जो एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड इस तरीके से, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो क्या होता है आपका, लिक्विड होता है, कहां गया, जो ये लिक्विड होता है, इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये बीच में क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है सेल की। यस यशिका सर, एक बार वो डायग्राम दिखाएंगे तो वो फोन पर पिक्चर क्लिक करके ना सामने सामने आप समझा रहे होगे तो सामने दिख जाएगा। हाँ वही ऐसे सोचा था, मतलब एक बार वो ऊपर कर दीजिए तो पिक्चर ले लेते हैं। हाँ पिक्चर देख लो आप लोग, यस ले लो सर, पिक्चर, डन हो गया, या इसी पे समझा दूं मैं सब कुछ, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो कोई नहीं, आपने ले लिया ना, जैसे आपको ठीक, ऐसे भी ठीक लगेगा, अगर आप वैसे बताएंगे तो अब तो सामने ही है पिक्चर। वो चलो ठीक है, वो ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है ना आपका, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मतलब ये क्या है, जो साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बीच में क्या होता है, सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच भरा हुआ होता है। ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बीच में जो जेल भरा हुआ है, इसके बीच में जो जेल भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जनरली इसका काम क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब जो सेल्स के अंदर न्यूट्रिशंस बनते हैं, उस न्यूट्रिशंस को ट्रांसफर करने का काम होता है। इट ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू अनदर ऑर्गेनेल्स। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज सेल के अंदर चल रही हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम वन सेल ऑर्गेनेल्स टू अनदर सेल ऑर्गेनेल्स। सो इट इज क्लियर टू ऑल, इफ इट इज क्लियर टू ऑल, इट इज रिटन। से कॉमेडी कर दी भाई, ओके सब क्लियर है? जी क्लियर है ना प्रिया? हाँ मैं क्लियर बोला। ओके ओके ठीक है, क्लियर हो गया, चलो कोई नहीं। तो मैंने आपको दो चीज बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है। जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। जो बीच में फ्लूइड भरा होता है, जो एक जेल होता है सेल के अंदर, वो चीज क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्म कहलाती है। तो साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट which is present between plasma membrane and nucleus, which help in transferring the nutrients from one cell organelles, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल से न्यूट्रिएंट्स, ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है उसको परफॉर्म करने का काम आपका होता है। दैट्स दो फंक्शन, हमने दो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए। अब हम तीसरा सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल केवल हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, जो कि भी हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में क्या होती है आपकी, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है, केवल प्लांट सेल में आपके प्रेजेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, एक सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे एक हमारे घर के अंदर वॉल होती है, वॉल क्या होती है, हमारे जिस तरीके से घर को एक प्रोटेक्शन देती है, या हमारे साइड्स को या पिलर्स को बेसिकली, या आपकी जो फुटेज है जितनी भी चीजें उसको एक सपोर्ट देती है, उसी तरीके से सेल वॉल भी प्लांट सेल में क्या होती है, सपोर्ट देने का काम करती है। अब आपको मैंने कुछ पढ़ाया था शायद प्रीवियस क्लास के अंदर, आपको बताया था काइटिन होती है। फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फंगस पे जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जितने भी आपकी एल्गी होती है, एल्गी आपकी जो शैवाल होते हैं उसके अंदर जो सेल वॉल होती है किसकी चीज बनी होती है, सेलुलोज की। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब फंगी के अंदर सेल वॉल किस चीज की, जल्दी बताओ फंगी के अंदर किस चीज की सेल वॉल बनी होती है, फंगी के अंदर सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, काइटिन। काइटिन। गैमेट्स। सर आपने थोड़ी दिन पहले क्या बताया था काइटिन के बारे में?
काइटिन के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। काइटिन के बारे में मैंने ये बताया था आपको थोड़े दिन पहले, याद करिए, आया था ये टॉपिक। हाँ, ये टॉपिक आया था, रविंद्र ने मुझे बोला था कि सर इट इज प्रोनाउंसिएशन काइटिन नो चाइटिन, याद है मुझे। वो था, क्या नाम है, टॉपिक क्या था, आई थिंक आई टीच यू, टॉपिक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक पॉलीमर में पढ़ रहा था, आई टीच यू पॉलीमर एट दैट टाइम, आई थिंक पॉलीमर था वो टॉपिक। उसमें मैंने बताया था मोनोमर होते हैं छोटे छोटे इसके। हाँ, ओके। तो काइटिन मोनोमर्स है। हाँ, काइटिन इज अ मोनोमर ऑफ फंगाई। ये जब काइटिन छोटे छोटे जुड़ते हैं ना, तो इससे क्या होती है, हमारी फंगस बनती है आपके। ओके, ठीक है, तो याद रखना। तो यही क्या होती है, जो फंगी होती है ना, फंगी अपना खाना नहीं बना सकती। फंगस क्या होता है, जो अपना खाना, तभी खाना नहीं बनाता, तभी तो आपकी बॉडी पे अटैक करता है। जब आप लोग नहाते धोते नहीं हो, ठीक है, ऐसे बैठ जाते हो, 3-4 दिन नहीं नहाते हो, 10-15 दिन नहीं नहाते हो, तो इसके बाद खुजली होने लगती है शरीर में। यस, पैरासाइट्स ना, पैरासाइट्स ही इज अ फॉर्म ऑफ फंगस। वो बॉडी में फंगस लग जाता है, और वो फंगस लग जाता है, उसको फफूंदी बोलते हैं ना, वो फफूंदी, उसको हिंदी में फफूंदी बोलते हैं। अजीब अजीब सी फफूंदी लग जाती है फंगस। वो क्या होती है, वो फंगस इसलिए लगता है क्योंकि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली वही चीज होती है फंगस, इसलिए फंगस अपना खाना नहीं बना पाता, और जो एल्गी वो अपना खाना बना देती है। ओके, ऐसा ना खाइए, ओके ऐसा ना खाइए, ओके ऐसा मत कहिए, पानी बचाते हैं आप लोगों के लिए जो नहाते हैं। ओके, पानी बचा रहे हो तुम्हें हमारे लिए, सही है भाई साहब। अरे इमर्शन लॉर्ड लगा के ना, इतना ना बचाओ पानी तुम। हम मोहल्ले वाले तो पानी बर्बाद ही करते रहते हैं, पानी इतना वेस्ट करते हैं। बचाओ, लेकिन अपने पर भी खर्च कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। नहाना ऐसा थोड़ा है कि तुम नहाते ही रहते हो उस समय, ठीक है, ऐसा नहीं यार, नहाना चाहिए डेली, ठीक है। ओके चलो, अब आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। देखो, सेल की जान है न्यूक्लियस, जान है सेल की न्यूक्लियस। जैसे आपके शरीर की बोलते हैं ना, आपकी सेल का, आपके शरीर की सबसे महात्मा क्या है, सोल ही जो होता है आपके, सोल। जैसे जो सोल आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, उसी तरीके का सोल नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल बर्बाद है, बेकार है सेल। तो सेल क्या है बेसिकली। अब सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, हर की डिस्कवरी नहीं पूछता, सेल की डिस्कवरी पेपर में पूछी गई है। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। रॉबर्ट बूरे ने आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सेल का बिल्कुल कंट्रोलिंग पार्ट है। मतलब जितनी भी सेल ऑर्गेनेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, वो सब क्या आपके न्यूक्लियस परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस डेड हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेड सेल बन जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से। अब क्या होता है न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ। न्यूक्लियस क्या होता है, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वी आर द यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, मैंने बताया था, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर शेप होती है, एक वेल डेवलप्ड होता है, एक प्रॉपर शेप होती है बेसिकली। अब क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो न्यूक्लियस की ऊपर वाली लेयर होती है, कि जो न्यूक्लियस की ऊपर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, लिखा है उस पर मत ध्यान दो, मेरी भाषा पे ध्यान दो, जो मैं समझा रहा हूँ चीजों, ठीक है। क्या होता है वो मैं भी समझा दूंगा क्या लिखा है उसके अंदर। क्या होता है, सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, या न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, बीच में एक एसिड प्रेजेंट होता है। बीच में क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है। उस एसिड को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं उस एसिड को, हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया। सेल का जो कंट्रोलिंग पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। जो न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री होती है, ये आउटर बाउंड्री को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक न्यूक्लियस को पर्टिकुलर शेप देती है। यही चीज क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, जिसके कारण उसके न्यूक्लियस का शेप जो होता है प्रॉपर नहीं होता। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, प्रॉपर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लिक एसिड, ये जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियॉन्स। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियॉन की फॉर्मेशन होती है, या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं उसको, या न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो पहली इतनी चीज बताओ, ये क्लियर है सबको, इट इज क्लियर टू ऑल। मैंने जो समझाया आपको, क्या चीज समझाई, मैंने समझाया कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी। सेल का
ठीक है, सेल का कंट्रोलिंग पार्ट है, मतलब जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, जितना भी सेल फंक्शनिंग कर रहा है, ये सब न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा तो इस तरीके से फंक्शनिंग सेल डेड सेल कहलाएगा। अब सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर शेप देती है। यस प्रिया, मुझे कंफ्यूजन है, न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए सब होता है, राइबोसोम से भी मैंने सुना था आरएनए। बताता हूँ अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। पहले मैं बेसिक समझा दूं आपको कि कैसे आरएनए डीएनए सब क्या होता है, मुझे समझाना है यहीं पे, टेंशन मत लो, अगला स्टेप वही है मेरा, कैसे प्रोसेस होता है, आई विल टीच यू। पहले मैं आपसे ये पूछ लूं आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना, फिर अंदर पढ़ाने में मजा आएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये पिक्चर थी केवल कि इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर होता है। First I explain the topic on the basis of structure. Now I explain the topic what is the working of that. क्योंकि हर चीज का सबसे पहले स्ट्रक्चर जानते हो ना, अगर आप किसी भी चीज की नींव रखते हो या किसी चीज पे काम करते हो तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखते हो ना कि स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाएगा इसका, फिर उसके हिसाब से उसमें फंक्शनिंग करते हो। तो उसी तरीके से हम साइंस को डील करते हैं आपके, ठीक है। यशिका, ओ क्या नाम है, कृतिका, रिया सॉरी, ठीक है सर, रिया नाम है। हाँ रिया, तो छोटा सा तो नाम है, आपको याद ही नहीं हो रहा। ऋतिका ओके रिया कोई बात नहीं, ऋतिका कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ रिया है, ठीक है ओके चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो प्रोसेस, जो मुझे अभी रिया ने बोला कि सर मुझे थोड़ा सा अंदर बताओ कि डीएनए आरएनए कैसे काम करता है, तो प्लीज अवेयर। अब जो ये चीज भाषा लिखी हुई ना, ये भाषा यही लिखी हुई है, मुझे भाषा पे नहीं जाना, मुझे कंसेप्ट पे जाना। आई गो फॉर द कंसेप्ट, कि कंसेप्ट है क्या इसके पीछे। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई कि ये न्यूक्लियस सेल होता है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, सबको पता चल गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलो अब क्या होता है, जब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है तो क्या होता है, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया, जैसे आपको लिखा हो ना, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर, इसी के अंदर क्या होता है, इसी तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड मतलब जानते हो ना, जैसे धागा होता है, धागा नुमा आकृति होती है, इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहां होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन बोलते हैं। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जानते होंगे सब लोग, क्रोमोसोम्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जीन्स। क्या होती है, जीन्स के बारे में जानते हो ना। चलो मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, आप उसका मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। देखो थ्रेड है ना, आप लोग बताओ, अगर कभी भी आप लोग थ्रेड को पानी के अंदर डुबोते हो, 4-5 बार, तो थ्रेड क्या होता है, जो उसकी एक्चुअल मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, एक्चुअल मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। और इजीली जब आप उसको तोड़ते हो या ब्रेक करते हो तो इजीली वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। इसी तरीके से जब ये क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब ये क्रोमोसोम जो होता है, जब ये न्यूक्लिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है। और जब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, टूटते हैं, क्रोमोसोम्स ये टूटते हैं, तो क्रोमोसोम्स किसमें टूटते हैं, टूटने के बाद बनाते हैं जीन्स। क्या बनाते हैं, जीन्स। और जीन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। जीन्स क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसफर द कैरेक्टर। जीन्स का काम क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का होता है। जीन्स का काम क्या होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करना। बोलते हैं नहीं, कैरेक्टर मतलब ट्रांसफर द ट्रेट, मतलब जितना भी कैरेक्टर होता है, ट्रेट को पेरेंट्स से, मतलब माता पिता से बच्चों के अंदर, ट्रांसफर द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी तरीके से क्या होता है, जब लोग बोलते हैं कि बेटे की नाक माँ की नाक पे गई है, बेटी की नाक पिता की नाक पे गई है, ये तो चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे पिताजी का चेहरा है, ऐसा कैसे हो गया। ये सब क्या है, ये एक जेनेटिक फॉर्म है, एक जीन्स है, जिसके थ्रू आपकी क्या होती है, जिसके थ्रू आपके जो मटेरियल हो रहा है, वो ट्रेड्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपकी होती है ट्रांसफर। तो एक तरीके से आप कह सकते हो, जितना भी आपके क्रोमोसोम्स, मतलब आप कह सकते हो, आपसे क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएगा, जितना भी जेनेटिक है, मतलब न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल बाय कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। मतलब कि जितना भी डीएनए, आरएनए, सिंथेटिक मटेरियल और जितना भी आपका ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रही है, ये सेल के किस ऑर्गेनेल के द्वारा होती है, तो आपका आंसर क्या होगा,
न्यूक्लियस होगा। तो इट इज क्लियर टू ऑल। मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ गए होंगे। ओके ओके ध्रुव अपनी मम्मी पे गया हूं। ओके और इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आई एम टीचिंग। यशिका क्लियर है आपको? जुनेद क्लियर है? इंद्रनील क्लियर? मैंने कुछ नहीं समझा। आई एम जस्ट टेलिंग हाउ द ट्रेट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये ट्रेट कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सब न्यूक्लियस के थ्रू हो रहा है। मतलब कि जितनी भी जेनेटिक एक्टिविटीज हैं, व्हाट आर जेनेटिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। और कैसे होती है? सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन किसमें ब्रेक डाउन होता है? क्रोमोसोम्स में। ये क्रोमोसोम्स ब्रेक डाउन होते हैं जीन्स में। आपसे पेपर में आएगा कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए वो छोटी यूनिट क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है जीन्स। इस तरीके से आपका होता है। रिया इट इज क्लियर टू यू? यस सर। क्या वो सो रही हो क्या आज? यस सर क्लियर है। अच्छा नींद आ रही है क्या आज? आवाज में जोश नहीं है? नहीं सर, थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करो, अब हो जाएगा सही। थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज है, प्रॉब्लम हो रही है सब चीजें। हाँ चलो। सर, क्योंकि कोरोना तो अब नहीं हो रहा है किसी को। कोरोना तो खत्म हो कोरोना गया है। जैसी चीज तो है ही नहीं अब। कोरोना से लड़ ली तो और क्या डरना है? एक सही confidence बात मिलता है। और क्या। ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन आप लोग बस अवेयर हो लो, मतलब प्रिकॉशंस को करो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। है वैसे कम ही है पहले से। ठीक है ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब लास्ट क्लास, अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है। चॉकलेट खाने के बाद नींद आती है? अच्छा, हमने तो सुना था चॉकलेट खाने से पेट दर्द दूर हो जाता है। सर ऐसा होता चॉकलेट है? में तो कैफीन होती है, उससे नींद खुल जाती है। ओह माय गॉड। नहीं अभी जुनेद पहुंची नहीं है, पीडीएफ पहुंच जाएगी आपके पास। तो इसमें मुझे कुछ काम करने 3-4, तब मैं भेज दूंगा। ठीक है, पहुंच जाएगी, आप टेंशन मत लो जुनेद। ओके चलो, मुझे एक बात बताओ, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना डेली डेली? करंट अफेयर्स भी डेली डेली पढ़ना, ठीक है? करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है आपके सर पेपर्स के पढ़ लिए। तो रहे हैं, पर सर याद कैसे होंगे वो? अरे हम बैठे हैं ना याद कराने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे सब पढ़ तो लेते हैं, वो उसी दिन याद रहते हैं, वो भी थोड़ी देर तक बस, फिर बाद में कोई प्रैक्टिस। पूछ लेना फिर भूल आप जाते हैं। बाद में पूछो नहीं, यू हैव टू रिकैप द थिंग विद समबडी। आप किसी को बताओ ये चीजें बार बार, किसी को बताओ, लेकिन ऐसे नहीं बड़बड़ाते रहना कि सामने वाला समझे कि पागल है क्या है, बिल्कुल ही पागल हो गया, इतना भी नहीं कि अच्छा इस तरीके से बताओ ताकि आप रिकैप करते हो। मतलब आप भी मन मन रिकैप करो। पता क्या होता है, देखो इशिका मैं बताता हूँ, जब भी आप कभी भी, मेरे अंदर भी ये कमी थी, मतलब एक थोड़ा सा फोबिया भी था मेरे को अंदर कि मेरे को भी चीजें याद नहीं होती थी। तो somebody told me, किसी ने मुझे बताया, you have to, when you are not grasping anything easily, you can recap the thing again and again। आप उस चीज को बार बार दोहराओ, आपको वो चीज अपने आप याद हो जाएगी। कभी ये नेचुरल है ये चीज इशिका, आप इस तरीके से करके देखो। मैं भी यही चीज कर रहा था। आप सोने से पहले जब जाओ ना, तो एक बार माइंड में क्या करो, मैंने आज के दिन में यही चीज पढ़ी थी, यही चीज मुझे पढ़ाई गई थी और मैंने ये चीज पढ़ी। अगर एक बार अपने माइंड में कर लोगे ना, तो वो सारे सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो कभी नहीं भूलोगे आप। जब पेपर में एमसीक्यूज आएंगे ना, तब आप क्लियर करोगे, देखना। ओके सर। और सर एक तो वो हिस्ट्री का पूछा था मैंने, वो बता दीजिए। और सेकंड थिंग, जैसे जो ईयर में जैसे जो डेज होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो सर ये तो हर साल चेंज नहीं होते, ये तो मतलब योगा डे है तो वो उसी दिन होगा, या हेल्थ डे है तो वो उसी दिन होगा। तो सर ये कहाँ से, ये कहाँ से हाँ तो सर पहले डेट्स तो पता हो, अगर डेज ही नहीं पता तो थीम जान के तो करेंगे ही क्या? ये चाहते हो सर क्या आप ऐसा कुछ एक बार मैं चाहती हूँ कि सर एक बार ऐसा आप कुछ साइट बता दो या कोई बुक जिसमें सारे डेज लिखे हो, तो वो हम एक बार और ये थीम्स याद ही नहीं होते हैं। मतलब डेज तो याद कर ले इंसान, ये थीम्स कैसे याद करे कि यार ये थीम है वो थीम है। अरे यार याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। सर अब थीम की कोई ट्रिक निकालिए अब। निकालूं? हाँ, हर डे की थीम चलेगी ना, वल्गैरिटी चलेगी ना, कोई प्रॉब्लम तो हाँ चलेगी सर, याद होने से मतलब है। सर उल्टी चीजों से याद होती हैं चीजें, सीधी तो इंसान भूल ही जाता है। क्योंकि थीम बहुत ज्यादा ही हो जाता है, कुछ समझ याद नहीं रहता थीम। ही बताऊंगा आपको, ट्रिक्स ही बताऊंगा याद करने। यस आदर्श, जो मैं टीच करूंगा आपको स्टैटिक जीके और सब, वो ट्रिक्स ही बताऊंगा, टेंशन मत लो।
ठीक है। और जुनेद सर एक बार रिपीट करना प्लीज, क्या बोला आपने? मैंने ये रिपीट बोला कि जितनी भी चीज होगी वो आपको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाऊंगा जुनेद, टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। तो टेंशन मत लो। थोड़ा हिस्ट्री का मैं बता दूं तो आप थोड़ा सा ना एक बार टाइमलाइन देखो, सारी जितनी भी चीज पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो पहले 1 घंटा इसकी टाइमलाइन देखो कि टाइमलाइन होती क्या है, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे इसका एंड अप हुआ, ठीक। टाइमलाइन देखनी पड़ती है। टाइमलाइन देखने के बाद बेसिकली उसके बाद आप देखो जितना भी अगर बेसिकली बात करी जाए, फोकस करा जाए, तो आजकल बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखो, मैं आपको बता दूं दिल्ली सल्तनत और मुगल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर के अंदर, व्हेन यू आर टीचिंग मुगल के अंदर बेसिकली क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। और जितने भी ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट है आपके, सोशल रिलीजियस मूवमेंट जाते हो ना, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब जितने भी बनाए जाते हैं ना आपके, इसकी फाउंडर्स कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बनता है। और जितना भी वाइसरॉय वाला पार्ट है, वाइसरॉय वाला जितना भी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे बंगाल का विभाजन किसके टाइम पे हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पे बना था, ये सब चीजें बेसिकली आपसे पूछी जाती हैं कि फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे हुआ था, क्या चीजें थी, रोतवारी महलवारी सिस्टम जो कल सीडीएस के पेपर में भी आया था। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेसिक से। अब दांडी मार्च की यात्रा कब चालू हुई, किस डेट पे चालू हुई, कौन कौन रेवोल्यूशनरीज में पार्टिसिपेट किया था, मतलब मूवमेंट्स जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से। ये सर ये तो मैं समझ रही हूँ। मतलब सर आप ऐसे बता, जैसे कि आप अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप ये बोलना चाह रहे हो, एक मुझे टाइमलाइन बता दो स्टार्टिंग से, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पे एंड हुआ, ये ना सर। मतलब बेसिकली ऐसे 3 पार्ट्स में हिस्ट्री होती है ना, मिडिएवल, मॉडर्न और एंशिएंट। आप मुझे बता दो कौन सा मैं छोड़ सकती हूँ। सर तीनों कैसे लर्न करूंगी, और जब हिस्ट्री 2-3 की आनी है, मतलब मैं तो माइंडसेट करके बैठी थी कि हिस्ट्री पढ़ूं ही ना, बाकी तो फिर भी हो जाएगा, हिस्ट्री छोड़ ही दूं। और सर अब आप कह रहे हो कि ये आ जाता है। हाँ सर, तो फिर वही कि बता दो कि अगर मिडिएवल से नहीं आता तो मैं मिडिएवल पढ़ूं ही मॉडर्न ना। पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ लो, मॉडर्न से आते हैं 2 क्वेश्चन। तो मतलब मॉडर्न स्टार्ट कर दूं ना? एक काम करो आप एंशियन में ना, एंशियन में एक तो गुप्ता पढ़ लो, गुप्ता में जो बुक्स लिखी हुई है, जो गुप्ता के टाइम पीरियड में जो बुक्स लिखी गई है ना, वो जनरली बुक्स ही पूछता है कि हर्षवर्धन और सर ये किसने लिखी, वेदास वगैरह जो है, ऋग्वेदा और ये वेदास, इनकी मीनिंग पढ़ो। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू हाइम्स। सामवेद किससे होता है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है। यजुर्वेद सैक्रिफाइस से रिलेटेड होता है, और अथर्ववेद आपके मेडिसिन से रिलेटेड होता है। मतलब इनकी मीनिंग पढ़ सकते हो, मतलब इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये चीज आप पढ़ने बैठोगे, चलो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब पढ़ा तो लेता हूँ, लेकिन और सर एक वो भी होता है कि उनके टाइम पे वो किसकी वर्शिप करते थे, फिर उसमें भी काफी कुछ थे कि जैसे एनिमल्स काफी सब। तो सर उसमें तो कितने एनिमल्स है, 1 से 30 या पता नहीं कितने थे, सब वो सारे लर्न करें। मेन में नहीं याद करने, तो मैं बताता हूँ। देखो जाके थे ये जो बेसिकली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या नाम है, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपकी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जो जितने भी आपके माताहीन, मतलब माता को काफी पूजा जाता था, मतलब विमेन्स की एक रेस्पेक्ट थी बेसिकली। तो उसी में तो वो था, वो मदर गॉडेस, यस, और शिव जी की पूजा मोहनजोदारो में, मोहनजोदाड़ो में मदर गॉडेस वगैरह। मदर गॉडेस वहां पे नहीं, आपकी हड़प्पा में पाई गई थी आपकी मदर गॉडेस की, मोहनजोदारो में। मोहनजोदाड़ो में आपका एक आइडल पाया गया था, बियर्डेड मैन, आइडल पाया गया था नटराज जी की। उसमें एक महिला जो लड़की थी, वो बेसिकली एक टॉय पाया गया था, इस तरह की स्टैचू पाया गया था बेसिकली, वो ब्रॉन्ज का बना हुआ पाया गया था, जो मोहनजोदाड़ो से, जिसको माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है। ये सब चीजें हैं बेसिक। और बेसिकली आप डिफरेंशिएट करके पढ़ो, यू हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिक वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर जो 2 पीरियड थे आपके, एक अर्ली वैदिक एज जिसमें मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, और जो आपका लेटर वैदिक एज था। लेटर वैदिक एज में बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब महिलाओं को बेसिकली जो अधिकार दिए जाते थे, राइट्स उन सारे छीन लिए गए थे। मतलब उनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं, और वहां पे आइडल की वर्शिप नहीं होती थी। वर्शिप किसकी होती थी, नेचर की वर्शिप होती थी इस समय। फिर जैसे जैसे आयरन आया, इसके बाद आयरन डेवलप हुआ, तो आयरन से क्या हुआ थे, चीजें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी भी चीजें बनी, तो जब इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे तो इससे क्या होगा, खोज करी जाएगी। इससे जब चीजें नहीं खोजी गई तो महाजनपदों का निर्माण हुआ। मतलब ये सब चीजें होती हैं। बौद्ध की जो काउंसिल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बौद्ध की काउंसिल की ट्रिक बता दूं, कहो तो ट्रिक बताऊं एक, बौद्ध की काउंसिल। यस सर बताइए। ये सब बता दीजिए। बता दूं, ठीक है। बौद्ध की काउंसिल करने की एक मिनट में याद हो जाएगी ट्रिक। चलो मैं बता रहा हूँ। ट्रिक है, राज ने वैशाली को पी के प्रपोज किया। नोट कर लो, राज ने वैशाली को पी के
प्रपोजल तो कल ही चला गया। हाँ, तो उससे क्या था, राजगिरा, हाँ वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। कुंडन बलक हो गई याद। हम्म। पहली ये सीक्वेंस में भी है, पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी क्या कुंडन बलक जम्मू कश्मीर। हेलो सर। यस सर क्या बात चल रही है? हाँ इसकी क्या बता बात रहे हो चल ना? रही है? हाँ ट्रिक बता रहा हूँ केवल जुनैद। ओके, कौन सी उसकी? जितने भी वैशाली में ये इसकी हुई थी बौद्ध की काउंसिल्स, पहली हुई थी जब उसकी डेथ सर हो और गई थी। किंग्स का नहीं ट्रिक कुछ? हाँ बता रहा हूँ। आजकल ऐश का अपना नाम लगाओ, आलोकित का आजकल ऐश का, अपना नाम लगा लो, मेरे नाम की कोई ट्रिक नहीं है। आजकल ऐश का, अजात शत्रु, काला शोक, आज मतलब अजात शत्रु, कि कल मतलब काला शोक, ऐश मतलब अशोक और लास्ट कनिष्क। याद हो गई? इट इज क्लियर? ये ट्रिक्स हैं छोटी मोटी। सर और प्रेसिडेंट का? बस इतनी है ट्रिक, प्रेसिडेंट की कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। वो याद रखना पड़ेगा। नहीं ये इसी में से याद आता, टेंशन मत लो। सर आपने बोला कि दिल्ली सल्तनत और उसका पढ़ो, तो फिर सब वो तो मिडिएवल में आता है, तो वो भी पढ़नी दिल्ली पड़ेगी। सल्तनत मुगल जरूर पढ़ के जाओ, दिल्ली सल्तनत मुगल पढ़ो और कुछ मत छोड़ दो सब। सर पढ़ना ही वही तो पड़ेगा। है उसमें मिडिएवल में, उसके अलावा है क्या? जब मॉडर्न में तो फिर ब्रिटिशर्स वगैरह आ जाते हैं, फिर वो रिवोल्ट्स जो हुए थे वो सब होते हैं। चलो मैं टॉपिक बता दूंगा आपको जो इम्पोर्टेंट लगेंगे मुझे, ठीक है बता दूंगा मैं। हाँ सर। सर हाँ ठीक है, चलो बस आज की क्लास में इतना ही रखें, ठीक है? लंबी हो गई क्लास, चलो कोई इशू नहीं है। अब यहीं तक ही रखना ये सब ट्रिक्स, ठीक है? ओके यस सर, थैंक यू सर, आप हमारे लिए ऑल इन वन हो। जो सब्जेक्ट का कहीं भी डाउट होता है बस आलोक सर के पास चले जाओ, सर कुछ ना कुछ जोड़ तो उसका बता ही देंगे। बता देंगे जरूर है, कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है? अभी जितना आप साइंस पर ध्यान दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है? और करंट अफेयर्स इंद्रनील आपकी बात कर रहा था, आपको एक कैप्सूल में बना के दे दूंगा और जो अपलोड करा जाएगा। यूपीएससी फर्स्ट टाइम में कैसे क्लियर करें, अभी पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है? फिर बताऊंगा कैसे क्लियर करना है। चीजें आएंगी, अभी रुको, आप टेंशन मत लो चीजें, ठीक है? अभी करते रहो धीरे धीरे, अभी इंटरेक्शन धीरे धीरे हुआ है, अभी तो पता नहीं चला आपको क्या क्या चीजें हैं। स्टैटिक जीके भी मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। व्हेन आई टीच यू स्टैटिक जीके, आई टीच यू लाइक दिस, वल्गर ट्रिक्स, ये चीजें और वो चीजें होंगी, थोड़ी बहुत वल्गैरिटी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी। इट्स क्लियर टू यू? यस इतना भी सर, नहीं वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था उसके लिए एक बार बात कर लीजिएगा प्लीज। यस मैं जरूर मतलब इस सैटरडे वो प्रॉब्लम ना हो सर। ओके ओके ठीक है, चलो मैं करता हूँ बात, ठीक है? चलो फिर आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, बाय बाय, ठीक है? और थैंक यू सर। वेलकम, ठीक है? ओके चलो बाय, सब लोग अपना रेस्ट करो और टेक केयर एवरीबॉडी, ठीक है? जुनेद तुम भी ध्यान रखो अपना, और इंद्रनील तुम भी सब उधर सभी, और चलो फिर बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखो।